Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Well, our today's topic is from garrison town to empire, the expansion of the Delhi Sultanate. इस सबक में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसका एक्सपेंशन किस तरह से हुआ। जो पहले एक गैरिजन टाउन था वो बाद में एक बहुत बड़ी एम्पायर, एक बहुत बड़ी सल्तनत किस तरह से बनी। वेल डियर स्टूडेंट्स, इन द 13th century the control of the Delhi Sultanate, Delhi Sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. The sultans seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute, or plunder for supplies. Controlling garrison towns in distant Bengal and Sindh from Delhi was extremely difficult. Rebellion, war, even bad weather could snap fragile communication routes. Delhi's authority was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of the Sultan's weakness. The Sultanate barely survived these challenges. Its consolidation occurred during the reign of Ghiyasuddin Balban and further expansion under Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो दिल्ली सल्तनत थी 13वीं सदी के शुरुआत में दिल्ली के जो सुल्तान थे वो सिर्फ दिल्ली के आसपास के इलाकों जो कि जहाँ पे फौजी छावनियाँ थी सुल्तान की, उन गैरिजन टाउन्स तक ही इनका इक़्तिदार महदूद था और जो उसके आसपास के इलाके थे वहाँ पे सुल्तान हुकूमत कर सकता था। तो इन गैरिजन सिटीज़ जो आसपास के इलाकों में थी वो डिपेंडेंट थी ट्रेड पर, और जो ट्रिब्यूट मिलता था सुल्तान को उन चीज़ों पर, ये ट्रिब्यूट पर और ट्रेड पर ये डिपेंडेंट थे। और जो प्लंडर होता था, जो स्पॉइल्स ऑफ वार वगैरह होते थे या प्लंडर ऑफ सप्लाईज वगैरह, तो ये चीज़ें जो थी ये इनकी आमदनी का ज़रिया थी। तो ये कंट्रोलिंग गैरिजन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। जो दूर दराज के इलाके थे जैसे बंगाल का इलाका था या जैसे दूर दराज सिंध का इलाका था, तो इन पे कंट्रोल करना, इन पे हुकूमत करना ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उन दिनों एक तो बगावतें आम होती थी बादशाह के ख़िलाफ़, या जंगें होती थी, या इवन जो बैड वेदर था, ये सब चीज़ें जो थी ये जो नाजुक और कमज़ोर कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको हर वक्त ही असर कर सकती थी, अफेक्ट कर सकती थी, और इन दूर दराज के इलाकों पर बादशाह की ग्रिप नहीं रह सकती थी, सुल्तान की ग्रिप नहीं रह सकती थी। So therefore Sultan's authority was also challenged by Mongol invasion from Afghanistan and by the governors who rebelled at the sign of the Sultan's weakness. जो सुल्तान के अपने वो इनके गवर्नर वगैरह होते थे वो भी अगर सुल्तान की कोई कमज़ोरी देखते थे तो वो फ़ौरन बगावत कर देते थे। इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान से मंगोलों का जो ख़तरा था इन्वेजन का, तो वो भी सुल्तान के लिए एक परेशानी का बाइस बना हुआ था। लेकिन बाद में क्या हुआ था, सल्तनत बियरली सर्वाइव्ड दीज चैलेंजेस। ये जो चैलेंजेस थे ये सुल्तान के लिए और या सल्तनत के लिए जो थे बहुत ख़तरनाक साबित होते थे और इनका मुकाबला सल्तनत नहीं कर सकती थी। इसकी जो मजबूती थी सल्तनत की वो कब हुई? इट्स कंसोलिडेशन ऑकर्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ गयासुद्दीन बलबन। जब गयासुद्दीन बलबन बादशाह बना, जब वो सुल्तान बना, तो उसने इसको मजबूत किया अपनी सल्तनत को, और उसके बाद
बलबन के बाद फर्दर एक्सपेंशन अंडर द अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक वाज सीन। तो इसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक सुल्तान बने, उन्होंने भी दिल्ली सल्तनत को इसकी सरहदों को इसको वसअत दी और इसको बढ़ाया, इसको एक्सपेंड किया। ठीक, तो ये एक्सपेंशन जो था ये गयासुद्दीन बलबन और बाद में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के ज़माने में हुआ। तो इस तरह से ये एक दिल्ली सल्तनत जो थी इसके ज़ेर असर एक बहुत बड़ा इलाका आ गया। The first set of the campaigns along the internal frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison towns. During these campaigns, forests were cleared in the Ganga, Yamuna, Doab, and hunter-gatherers and pastoralists expelled from their habitat. तो ये जो गंगा यमुना के इलाके थे और दिल्ली के हिंटरलैंड के बाकी जो इलाके थे, गंगा यमुना दोआब का इलाका खासकर, तो यहाँ से जो है फॉरेस्ट्स वो क्लियर किए गए, ये दरख्त पेड़ वगैरह काटे गए और वहाँ से ज़मीनें जो थी वो किसानों को दी गई। और जो वहाँ पे वो हंटर गैदरर्स रहते थे और जो पेस्टोरलिस्ट्स रहते थे, खाना बदोश किस्म के लोग, आदिवासी वगैरह, तो उनको वहाँ से एक्सपेल किया गया और वो ज़मीनें जो थी वो किसानों को दी गई और वहाँ पे पैदावार उगाई गई, फसलें उगाई गई। तो इस तरह से सल्तनत की आमदनी बढ़ाई गई। These lands were given to the peasants and agriculture was encouraged. New fortresses, garrison towns, and towns were established to protect trade routes and to produce रीजनल एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड। तो इस तरह से इन्होंने ये जो ट्रेड रूट थे उसके साथ साथ इन्होंने नए नए टाउन्स बनाए और नए नए गैरिजन टाउन्स बनाए और नई नई सिटीज़ बनाई और इन्होंने तिजारत को जो है फ़रोग दे दिया और इसको प्रमोट किया, ट्रेड को इन्होंने प्रमोट किया और सिक्योरिटी जो थी ट्रेड रूट के साथ उसको भी एस्टेब्लिश किया और फोर्ट्रेसेस बनाए गए। तो इस तरह से जो इनकी ट्रेड थी उसको इन्होंने बढ़ावा दिया। तो ये इंटरनल फ्रंट पे इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। द सेकंड एक्सपेंशन ऑकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर। जो एक्सटर्नल फ्रंटियर था, सरहद, उसके इलाके में उन्होंने क्या किया, वहाँ एक्सपेंशन कैसे हुआ। दैट वाज द एक्सपेंशन ऑफ द सल्तनत। मिलिट्री एक्सपेडिशंस into southern India started during the reign of Alauddin Khilji and culminated with Muhammad Tughlaq. तो अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने से शुरू होकर मोहम्मद तुगलक के ज़माने तक जो मिलिट्री एक्सपेडिशंस थी वो इन्होंने साउथ इंडिया की तरफ वो इन्होंने की, फौजी मुहिमें भेजी और इन इलाकों को इन पे कब्जा किया। इन दियर कैंपेन सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स, हॉर्सेस and slaves and carried away precious metals. तो ये चीज़ें इन्होंने वहाँ से जो है लाई। By the end of Muhammad Tughlaq's reign, 150 years after somewhat humble beginnings, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. They had defeated rival armies and seized cities. The Sultanate collected taxes from the peasantry and dispensed justice in its realm. But how complete and effective was its control over such a vast territory? That's to be seen, and that we will see in the coming video. Today we conclude it here. Thank you very much. Take care and goodbye.